स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेधा सिविल एकेडमी। आज जो हमने कोविड-19 के बारे में डिस्कस किया था, आज उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट कैसे हैं। मतलब जो भी दवाओं के बारे में बात चल रही है, जो भी वैक्सीन के बारे में बात चल रही है, तो आखिर इनके कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं और क्या क्या आगे प्रोबेबिलिटी बनती है कि किस तरीके से इसके कवर होने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं यहाँ ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट मतलब इलाज की बात करूँ, तो इलाज बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है। अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि किसी भी डिजीज़ को परमानेंटली उस सोसाइटी से, उस एरिया से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टीका बोलते हैं, जिसको लगाने पर उस व्यक्ति को जीवन भर, पूरे लाइफ टाइम वो बीमारी नहीं होगी। जैसे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो बच्चे को पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कुछ साल तक ये वैक्सीनेशन प्रोसेस चलता है, मतलब टीकाकरण शुरू हो जाता है और जन्म के पश्चात शुरू हो जाएगा और उसके कुछ 2-4 साल 5 साल तक ये टीकाकरण प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के टीका लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है। अब वैक्सीनेशन में जो डॉक्टर वैक्सीन देता है, इसमें डॉक्टर ये बात बोलता है कि इस बच्चे को बुखार मतलब फीवर आएगा। क्यों? उसमें नॉर्मल सी बात है, वैक्सीन में वो इनएक्टिव वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और जैसे वो बॉडी में जाता है तो बॉडी में अगर कोई बाहर से पार्टिकल जाएगा तो वह एंटीजन है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। क्योंकि वो इनएक्टिव है, वो वैक्सीन में इनएक्टिव वायरस या बैक्टीरिया है, तो वो बॉडी को हार्म नहीं कर सकता है और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इस टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है तो बच्चों को फीवर भी आता है। तो डॉक्टर कहता है कि आपको प्रॉब्लम या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर फीवर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुई। फिर जब एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब जब फीवर आता है, तो वो एंटीबॉडी के साथ साथ एक मेमोरी सेल बनती है। मेमोरी सेल उसको याद रखती है कि जीवन पर्यंत अगर ये बीमारी आएगी तो आपको, मुझे इस तरीके से इसको समाप्त करना है। तो वैक्सीन एक बिल्कुल बनने में तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट अगर वैक्सीन एक बार तैयार हो जाती है तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को वो बीमारी नहीं होगी। मैंने बताया भी था, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, ये दो भागों में बटी है, इन्नेट और एक्वायर। इन्नेट का मतलब है जन्म से जो मिलता है मदर से, विद द हेल्प ऑफ मदर्स मिल्क, और जो एक्वायर्ड है जिसको हम बोलते हैं अर्जित, वो हम एक्वायर करते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस से। हम वैक्सीन को लगाते हैं और वैक्सीन से वो हमको एक्वायर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब आपको WBC बताया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि इसका मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना, और उसमें मैंने 5 टाइप बताए थे आपको: बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट बताया था उसमें मैंने बात मेंशन करी थी कि ये बनाता है एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो बनाती हैं एंटीबॉडी। ठीक है, अगर मैं ड्रग या दवाइयों की बात करूं तो ड्रग एक दूसरा पहलू है। ड्रग क्या करता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लिया किसी भी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हुआ, उसको इन्फेक्शन फॉरेन पार्टिकल से हुआ, तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी बनाएगा उसको समाप्त करने के लिए। तो बॉडी का टेम्परेचर रेज होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब अगर वो अपने आप उसने कवर कर लिया कुछ दिन कुछ घंटों में तो ठीक हो गया। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा देता है। दवा मतलब ड्रग जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और वो बहुत तेज़ी से उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो ड्रग एक टेम्परेरी है, वैक्सीन परमानेंट इलाज है कि जीवन भर वो चीज़ नहीं होगी। पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाते थे। अगर किसी को फीवर है, मतलब उसकी बॉडी लड़ रही है उस फॉरेन पार्टिकल से, उस एंटीजन से, तो वो क्या करते थे कि वो एक बंद कमरे में जहाँ पर ज़्यादा हवा ना आए और ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते थे, जिससे पसीना निकलता था और वो बीमारी ठीक हो जाती थी। तो आज हम यहाँ कोविड-19 के बारे में बात करेंगे कि आखिर यहाँ ट्रीटमेंट को लेकर के वैक्सीन और ड्रग, और अगर अदर कुछ प्रोसेस की बात करें कि अदर नॉन ड्रग थेरेपी कौन कौन सी हैं, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के अगर मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर वैक्सीन में अगर मैं बात करूं वैक्सीन में, तो वैक्सीन प्रेजेंट टाइम पर कोविड को लेकर के लगभग 30-35 वैक्सीन अंडर ट्रायल है, उन पर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, वैक्सीन बनना बहुत जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता है, इसमें एक लंबा टाइम होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेप में इसको चेक करना होता है।
एग्जामिन करना होता है। फिर कुछ पेशेंट में, मतलब पेशेंट मैं बोलूँ या मैं बोलूँ ह्यूमन बींग्स में इसको टेस्ट करते हैं। इससे पहले हमें एनिमल में करते हैं, ठीक, जानवरों में करते हैं, फिर एक व्यक्ति में किया, फिर एक 10-15 लोगों में किया, फिर 100 लोगों में किया, धीरे धीरे करके हम बढ़ाते हैं और उसके रिजल्ट को देखते हैं। तो अगर मैं कोविड के बारे में बात करूँ तो कोविड का जो वैक्सीन है उसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब 2020 तो ना ही मानिए, 2021 तक वैक्सीन बनने की प्रोबेबिलिटी है। अमेरिका ने ये बोला भी है कि हम 2020 के आखिरी तक हम इस वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। तो वैक्सीन एक परमानेंट इलाज होता है। अब वैक्सीन कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस समय लगी हुई हैं, तो एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये लगा हुआ है वैक्सीन में। दूसरी एक कंपनी है, आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन, ये कंपनी भी है लगी हुई है वैक्सीन फॉर्मेशन में। दूसरी है कंपनी इनोवियो, एक है उसका नाम है मॉडर्ना। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो वैक्सीन फॉर्मेशन में अभी भी लगी हुई हैं। तो वैक्सीन एक लंबा प्रोसेस है, इसके बनने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार ये हो जाता है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब आप सभी को पता होगा कि एक ओरल वैक्सीन, मतलब मुंह से देने वाली एक वैक्सीन बनी थी और वो पोलियो के लिए बनी थी। पोलियो में 2 बूंद जिंदगी की, आप सबको पता होगा। वो 2 बूंद बड़ी कड़वी होती है, 5 साल तक के बच्चों को पिलाना होता है। अब उसमें एक ठंडे से बॉक्स में वो वैक्सीन रखी जाती थी और जैसे कोई बच्चा आया तो बॉक्स से निकाला, उसको पिलाने के बाद वापस बॉक्स में रख दिया। कभी कभी ऐसे केस भी आए कि वैक्सीन देने के बाद, पोलियो की वैक्सीन देने के बाद भी किसी पेशेंट, मतलब बच्चे को पोलियो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर गलती है उस वैक्सीन देने वाले की। सरकार ने दिया हुआ है वो बॉक्स जो ठंडा है, मतलब वो जब माइनस टेम्परेचर में रहता है तो वो वायरस इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म में डाला ही जाता है। जैसे आपने उसको बाहर रख दिया, उस छोटे से वैक्सीन को बाहर रख दिया, वो नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव वायरस जैसे ही दिया तो उसको पोलियो की दवा पीने के बाद भी पोलियो हो गया। ठीक है, वो तो था ओरल वैक्सीन। बट अभी वर्तमान में भारत से पूरी तरीके से पोलियो हट चुका है। अब पोलियो का ओरल वैक्सीनेशन नहीं होता है, अब उसके भी टीका लगता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक, यहीं पर एक शब्द आता है, इस समय ज़्यादा ये है मुद्दा है बना हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं, हर्ड का मतलब होता है भीड़ या समुदाय या ग्रुप, कुछ भी बोल सकते हो। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 90% लोगों में इम्यूनाइजेशन कर दो, मतलब उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस कर दो। वैक्सीनेशन अगर आपने उनको कर दिया, मतलब उनको वैक्सीन दे दिया, तो जो 10% लोग बचे भी हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल पोलियो में, और धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये इस समय ये हर्ड इम्यूनिटी, ये वर्ड आप याद रखिएगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है भीड़ या समुदाय में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। अच्छा, सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले थे एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, उन्होंने बनाया था वैक्सीन। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्रग, दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं ड्रग के बारे में बात करूं तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब अगर वायरस दोबारा से आया तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। वैक्सीन में वायरस कितनी भी बार वापस आता रहे, अगर किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है तो उस वायरस से जीवन भर डरने की जरूरत नहीं है। तो ड्रग की अगर बात करें तो आप सभी ने इस समय सुना होगा, ड्रग बहुत ज़्यादा करंट में थी, ये क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्लोरोक्वीन, इसका ये भी नाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मांगा था, तो भारत ने थोड़ा सा लेट लपेट किया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। उसके बाद भारत ने उनके साथ साथ और भी देशों को ये भेजा, क्योंकि भारत में इसका निर्माण होता है, इसीलिए भारत ने इसको वहाँ पर सप्लाई किया। ये दो जो दवा है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है, मलेरिया के लिए। बट अभी जो प्रेजेंट में जो रिसर्च हुआ है उसमें बोला गया है कि ये दवा काम नहीं कर रही है। अब इस पर और भी एस्पेक्ट हैं, शायद आगे कुछ ऐसे चेंजमेंट हों जिसकी वजह से ये काम करना शुरू कर दे, बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो आ रहा है वो ये बोला जा रहा है कि ये दवा काम नहीं कर रही है। तो इसके अलावा आपने और सुना होगा कि HIV की दवा भी दी जा रही है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV में भी यही होता है, HIV में किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो व्यक्ति की डेथ
उसकी मृत्यु एड्स से नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एक डिजीज़ है और ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो चुका है तो उसको अगल बगल और बीमारियां पकड़ लेती हैं। ठीक है, HIV का जो वायरस है वो रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब ये होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी मैंने आपको बताया था कि DNA से बनता है RNA विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और RNA से बनता है प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। बट जब RNA उल्टा बना दे DNA, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ऐसे वायरस को बोलते हैं रेट्रो वायरस। तो HIV की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं जो HIV के पेशेंट में यूज़ की जाती थी और वही वर्तमान में इस कोविड-19 के लिए भी प्रयोग की जा रही हैं। वो दवाइयाँ कौन कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो दवाइयाँ हैं लोपोनेवियर और एक है उसका नाम है रेटनोवियर। ये दोनों दवाइयाँ हैं, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्रयोग एक बार और किया गया था इन HIV की दवाइयों का, वो किया गया था SARS में। अब आप समझ रहे होंगे SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मैंने बताया था जो कोरोना है वो ग्रुप ऑफ वायरस है। SARS 2003 में आया था, उसके बाद मर्स आया था और अभी है कोविड। तो SARS में इसका यूज़ किया गया था और ये इस ड्रग ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया था, लोगों को ठीक किया था। SARS के बाद इसका यूज़ एक जगह और किया गया था और वो किया था इबोला में। इबोला वायरस में भी इन दवाइयों का प्रयोग किया गया था। तो वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि जब ये SARS में, क्योंकि SARS भी कोरोना वायरस का है, तो ये कोविड-19 में भी ये दवाएं प्रयोग की जा सकती हैं। अभी 100% तो मैं नहीं बोल सकता, ना ही वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मगर पूरा वैज्ञानिक समुदाय इस कार्य में लगा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो जो कोविड-19 का जो वायरस है, मतलब उसका पूरा नाम मैंने बताया था SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये जो वायरस है इसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर HIV और मलेरिया के जो वायरस हैं उनमें सिमिलरिटीज़ है, इसलिए हम इन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग हैं। अब जिस तरीके से ये चीज़ें ठीक होंगी, स्टेप बाय स्टेप परीक्षण हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, जिस तरीके से रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा। तो ये तो है HIV की दवा और ये तो थी मलेरिया की क्लोरोक्विन, जिसको हाइड्रोक्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आप सबने बहुत ज़्यादा ये दवा न्यूज़ में थी। उसके बाद ये है, इसके बाद एक दवा और है और उसका नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का यूज़ भी किया गया था इबोला में। ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, रेमडेसिविर और HIV के लोपोनेवियर और रेटनोवियर, और यहाँ पर है क्लोरोक्विन। तो अब जैसे जैसे वैज्ञानिक समुदाय इस पे कार्य करेगा, क्योंकि ये सारी दवाएं अभी अंडर ट्रायल हैं, इनमें रिसर्च चल रही है, अभी पूरी तरीके से ये नहीं बोला सकता कि ये दवाइयाँ पूरी तरीके से कोविड को कवर कर लेंगी। ठीक है, अब इनसे ज़्यादा, मतलब ड्रग और वैक्सीन से ज़्यादा एक थेरेपी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आपने नाम सुना होगा उसका, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये थेरेपी है नॉन ड्रग थेरेपी। नॉन ड्रग थेरेपी की अगर मैं बात करूं, मतलब यहां पर कोई ड्रग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नॉन ड्रग मतलब किसी भी दवा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इसमें इसका नाम है, सबने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ये मैंने अपने फेसबुक पेज में भी शेयर किया था, जो साइंस एंड टेक बाय रत्न कलश नाम से चलता है, उसमें भी मैंने इस बात को शेयर किया था, बहुत समय पहले किया था जब ये नया नया इस पे बात चल रही थी। प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, देखिए आप सब जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। मैंने जब आपको ब्लड बताया था तो ब्लड के मेन 2 कंपोनेंट बताए थे, ब्लड सेल्स जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बनते हैं एंटीबॉडी। ठीक, अब हमें इसमें करना क्या है कि जिस पर्सन को कोविड-19 था, मतलब जिस डिजीज से इन्फेक्टेड था वो, और उसका वो कोरोना वायरस से वो प्रेजेंट टाइम पर ठीक हो गया है, तो उसके बॉडी में कुछ एंटीबॉडी बने होंगे उस वायरस को ठीक करने के लिए। तो जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसका हम लेंगे ब्लड, उससे निकालेंगे हम एंटीबॉडी और फिर वो एंटीबॉडी हम उस व्यक्ति को देंगे जो कोरोना वायरस से, नोवेल कोरोना वायरस से प्रेजेंट टाइम पर इन्फेक्टेड है। मतलब जो व्यक्ति ठीक हो गया था, उसको पहले इन्फेक्शन था, अब वो ठीक हो गया है, उसकी बॉडी से हमने ब्लड निकाला,
ब्लड से हमने क्या निकाला, एंटीबॉडी निकाला, और एंटीबॉडी को हमने डाल दिया जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम पर इन्फेक्टेड है। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में इस पर किया था और वहाँ पर बहुत तेज़ी से ये काम कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरा है हमारा एक ट्रीटमेंट, उसको हम बोल सकते हैं इम्यूनो सप्रेसर। इम्यूनो सप्रेसर या हम बोल सकते हैं इम्यूनो सप्रेंट। सप्रेसर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबाना। इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो सप्रेसर, सप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को दबा देना। कैसे दबाना? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपको पता है, तो वो बॉडी में कुछ चेंजमेंट करता है। जैसे अगर मैं कोविड की बात करूं तो जैसे ही वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्ट करता है तो जो एपिथेलियल सेल है जहां पर एस प्रोटीन मैंने आपको बताया था, वो एपिथेलियल सेल में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आती है, और सूजन की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और इस वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर हम इम्यूनो सप्रेसर दवा दे दें तो वो जो एपिथेलियल सेल जो स्वेल कर रही है, फूलने लगती है, सूजन आने लगती है, वो दब जाएगी, तो व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं और उसका हम उधर दूसरी तरफ उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपने एक और है इसका स्टेम सेल पे। स्टेम सेल पे भी इस चीज़ को लेकर के रिसर्च चल रही है, मतलब प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट, जिसमें हम प्लाज्मा जिस व्यक्ति का ठीक हो गया है उससे हम एंटीबॉडी निकालेंगे उसके प्लाज्मा से और जिस व्यक्ति को है उसको हम दे देंगे। ये काम कर रहा है। इम्यूनो सप्रेसर, इसमें हम सप्रेस करेंगे, उसके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देंगे, जिससे उस वायरस की वजह से जो बॉडी में चेंजमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएंगे और हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा है स्टेम सेल। स्टेम सेल से भी वैज्ञानिक इस पे भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस समय बहुत तेज़ी से हर फील्ड पर किस तरीके से वायरस को समाप्त किया सकता है अपनी पूरी जोर लगा के रिसर्च कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नॉन ड्रग थेरेपी। इससे पहले मैंने आपको वैक्सीन बताया था और वैक्सीन से पहले मैंने आपको ड्रग के बारे में बताया। ठीक है, अब बात आती है कुछ यहाँ पर हैं मिथ्स। मिथ मतलब कुछ भ्रांतियाँ हैं। वो भ्रांतियाँ क्या हैं? जैसे सबसे पहले लोग बोल रहे हैं कि जिस देश में 5G नेटवर्क था, 5G नेटवर्क, वहां पर ही कोरोना हुआ है। तो ये गलत है। नेटवर्क का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहां पर 5G नेटवर्क का नहीं है, अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं वहां पर भी ये वायरस है। दूसरा मिथ क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस समय अगर प्रेजेंट में इंडिया की बात करूं तो इंडिया में टेम्परेचर बढ़ चुका है, गर्मी आ गई है, बट अभी भी वायरस के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तीसरा है कि अगर वायरस ने एक बार इन्फेक्ट कर दिया तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ये भी गलत है, क्योंकि जो WHO ने बोला है जो मृत्यु दर है, मॉर्टेलिटी रेट है, वो 13.4 है। मतलब लोग अपने आप को भी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100% किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें देखा जाता है कि 80% चांस या 80% वो कम्युनिटी, 100% कम्युनिटी में अगर बात करूं तो 80% कम्युनिटी अपने आप रिकवर हो जाती है। उसको आसानी से हम ड्रग और नॉन ड्रग थेरेपी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जो 20% हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे मेन डिपेंड करता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, मतलब जो लोग एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, या कोई कहीं से ट्रैवल करके आया है या किसी को वायरस है, तो वो अगर लोगों के बीच में बैठा है तो स्प्रेड होने की वजह से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बोला गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। ठीक है, इसके बाद और अगला क्या है? लोगों ने टेस्ट का एक अलग नज़रिया बना लिया है कि अगर हम सांस को 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, लंग्स में सांस को लेकर रोक लिया, और अगर आराम से हम उसको होल्ड कर सकते हैं तो हमें कोरोना नहीं है। तो इसमें अभी भी ऐसा कोई भी साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ भी खुद से टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं बताया है, नहीं तो सभी लोग सांस रोक कर रहे होते हैं। हाँ, इससे आप बस ये जान सकते हैं कि आपके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपके लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ सांस को रोकना ये कोई सही बात नहीं है। दूसरा, अल्कोहल को लेकर के बात चल रही है कि क्योंकि सैनिटाइज़र में बोला जाता है 70% अल्कोहल या 70% से ज़्यादा जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल है वो अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अल्कोहल कंज्यूम करने से इस वायरस का कोई संबंध नहीं है, या अल्कोहल को बाहर से छिड़क लो तो ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जहाँ पर है वहाँ पर ज़्यादा है,
तो बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर ड्राई कंडीशन है, वहाँ पर भी वायरस है। तो इसका अभी भी इन्वायरमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद आता है कि लहसुन ज़्यादा खाते हैं। अगर हम लहसुन ज़्यादा खाते हैं तो ठीक है, उससे इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, बट ये कोई दवा नहीं है कि आपने इसको खा लिया और इससे पूरी तरीके से आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन या मीट या मटन जो भी खाते हैं, उससे वायरस हो जाता है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक उसको ठीक से बना करके खा रहे हैं, चाहे वो वेज हो या तो नॉन वेज हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को खा रहे हैं ठीक से बना के, तो उसमें अभी चिकन को लेकर के या किसी भी वेजिटेरियन या नॉन वेज को लेकर के ऐसी कोई भी बात वैज्ञानिकों ने नहीं रखी है। अब आपको इसमें पालन क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये सभी को पता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्योंकि वायरस का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि बोला जाता है कि आप जब खांसे या छींके तो अपने आप को कवर कर ले, अपने माउथ को, मतलब ओरल कैविटी नेसल कैविटी को कवर करें, क्योंकि जो हमारे मुंह से, माउथ से, ओरल कैविटी से जो बायो एरोसॉल निकलता है, बायो एरोसॉल आप गर्मी में नहीं दे सकते हैं, बट ठंड के टाइम पर जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो आपको बायो एरोसॉल आसानी से दिखता है भाप के रूप में। वो बायो एरोसॉल में अगर किसी भी पर्सन में इन्फेक्शन है तो बायो एरोसॉल बाहर निकलता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो गिरता है तो वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको टच करता है या कोई पर्सन उसको टच करता है तो वहाँ से उसको हो सकता है। तो इसको कवर करके चलें, ठीक है, या अपनी एल्बो से इसको ढक लें, क्योंकि जब खांसी आती है तो खांसी में WHO ने जो बोला है कि जब खांसी आएगी, छींक आएगी, तो छींक में जो बायो एरोसॉल होते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है, ट्रैवल करने की डिस्टेंस होती है, वो अप्रॉक्स 25 फीट तक हो सकती है। तो काफ़ी लंबा है ये भी चीज़ है। दूसरा, साबुन से अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करें। साबुन से धोने की बात क्यों की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके वायरस के स्ट्रक्चर में कि इसके वायरस के स्ट्रक्चर में है फैट की एक लेयर। साबुन फैट को काट देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वायरस आसानी से कट के अलग हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बट यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी फलों को साबुन से धुल रहे हैं, डिटर्जेंट से धुल रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि सब्जियों में, फलों में कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, केशिका नली होती हैं, और वो साबुन और वो डिटर्जेंट उस कैपिलरी ट्यूब से होते हुए उस फ्रूट में, उस सब्जियों में आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो आप अपने हाथ को धोएं साबुन और डिटर्जेंट से, ना कि सब्जी और फलों को। सब्जी और फलों को धुलने के लिए आप प्रयोग करें बेकिंग सोडा का। क्लियर है। इसके बाद और क्या है, क्वारंटाइन एक वर्ड आ रहा है और एक आइसोलेशन आ रहा है। क्वारंटाइन का मतलब है कि आप खुद को, सेल्फ क्वारंटाइन की अगर बात करूं तो आप खुद को लोगों से अलग कर लें। क्वारंटाइन ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है जिसमें हमको ऐसा चांस लग रहा है कि इनको हो सकता है या ये ट्रैवल करके आए हैं, तो इनको अलग रख दो। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है तो इसको सोसाइटी से आइसोलेट करके अलग कर दो, ये आइसोलेशन होता है, और ये होता है क्वारंटाइन। ठीक है। दूसरा इसके बाद, और इसमें क्या बोला गया है, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो वायरस है ये वायरस स्प्रेड होता है, कम्युनिटी स्प्रेड, अभी मैंने आपको बताया, लोगों के बीच में स्प्रेडिंग होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये भी बोला गया डॉक्टरों से कि जिनकी एज 60+ है, 65-70 के आसपास है, या जिनको कोई डिजीज़ है जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर है, वो बाहर मत निकले, क्योंकि इसको बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन। कोमॉर्बिड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये कंडीशन यही है, कोमॉर्बिड कंडीशन यही है कि जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है उनमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये पूरा जो डिजीज़ है ये इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है। अब एक चीज़ और आपने सुनी होगी, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब कोई वायरस किसी होस्ट सेल में या किसी बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जब अपने कैरेक्टर्स को वो शो करता है, एक्सप्रेस करता है, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के तुरंत ही बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके कुछ दिन बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो अगर मैं कोविड वायरस की बात करूं, कोविड-19 की बात करूं, तो कोविड-19 में जो इंक्यूबेशन पीरियड है, कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये है 1 से 14 दिन, मतलब 14 डेज का है। चाइना में, वुहान में तो इवन 27 डेज का भी देखा गया है। ठीक, तो ये तो हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। अब अगर बात करी जाए कि
जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिम्टम्स दिखते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम वो है कि ऐसे पर्सन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनमें सिम्टम्स या लक्षण दिखते नहीं हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एसिम्प्टोमिक पर्सन। सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, उनके अंदर वायरस है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और वो किसी और के पास गए, किसी और से मिले, वो वायरस उनके पास चला गया। तो ऐसे व्यक्तियों से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे टेस्ट का रेट बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि वर्तमान में भारत में लगभग 40,000 के ऊपर केस जा चुके हैं। तो केस रिकवर भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। अब इसमें नो डाउट कि ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, बट कब तक कवर होंगी बस ये देखने वाली बात है। तो पूरा वैज्ञानिक समुदाय इस पर लगा हुआ है, सभी साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, जल्द ही इस पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब एक तो वायरस है एक इस तरीके का जो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब तो लोगों के लाइफ स्टाइल में आ गया है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोग अब आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की या जितनी भी हमारी IR इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, तो इस पर भी मैं कोरोना से लेकर के जो लोगों के इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनकी सोसाइटी पे या उनकी एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो था एक पूरा साइंटिफिक अप्रोच। ये जो पूरा वीडियो है, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो दिया था, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि आखिर इसमें साइंस से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर जो भी मैंने वैक्सीन से ड्रग के बारे में बताया, जो ट्रीटमेंट के बारे में बताया, जो वायरस का नाम बताया, वुहान में आया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वायरस क्या है, किस तरीके से फैला है, और इसके क्या क्या अभी वर्तमान में एस्पेक्ट हैं, किस तरीके से इसको कवर किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है उस पर क्या चेंजमेंट आ रहे हैं इस वायरस को लेकर के, और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरीके से इस पर प्रभाव डालते हैं। लोग आर्थिक मंदी की ओर भी संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से आर्थिक मंदी भी आएगी। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। तो घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।